हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक और बढ़िया से चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर बड़ा ही शानदार और बड़ा ही खास है। चैप्टर का नाम है कोशिका। नो डाउट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बेसिक है। अपनी क्लास 11th में ऐसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी का अगर ये वाला चैप्टर हमने कर लिया तो लगभग लगभग सारे ही चैप्टर्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चैप्टर से मिलने वाला है। सो मैंने भी यही चीज़ सोची, मैंने कहा क्यों ना अब आप लोगों को भी इसका एक बार बहुत बढ़िया सा रिकैप दे दिया जाए, जो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हमें भी मिले। तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कोशिका के बारे में बात होती है, जिसके बारे में लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि यह आधारभूत इकाई होती है, यानी कि बेसिक यूनिट बोलते हो आप इसको लाइफ की। आप ये कहते हो कि कोशिका से छोटा कुछ नहीं होता। अगर हम कभी भी किसी भी सजीव की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कोशिका की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसी कोशिका की संरचना होगी वैसी ही कोशिका की क्रिया होगी। अगर कोशिका की संरचना, जैसे रूम की संरचना अलग होती है, हॉल की अलग होती है, स्टोर रूम की अलग होती है, ऐसे ही कोशिका की संरचना भी अलग अलग होती है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान कहते हैं, और यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, जबकि जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिका का बगला एग्जाम्पल तो है अमीबा। बहुकोशिकीय में दोस्तों तुम अपना नाम आसानी से रख सकते हो। अगली चीज अगर हम देखते हैं तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे पादप की कोशिका का मतलब देखा जाए तो कोशिका सिद्धांत की बात हम कर लेते हैं। स्लाइडेन और श्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 और 1839 ने, और इनमें सच में बताया था कि सच में कोशिका क्या होती है। मैं अगर श्वान के बारे में बात करूं तो दोस्तों श्वान ने एक बात और कही थी। इन्होंने कहा था कि कोशिका के बाहर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो कोशिका के बाहर की तरफ मिलती है, जिसको बाद में हमने कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली भी हमने बोला था। और साथ साथ इन्होंने एक चीज और बताई थी कि पादप कोशिका के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो नीट के एग्जाम में कभी कोई आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर एक ही रहेगा, दैट इज स्लाइडेन और श्वान। आगे चलते हैं दोस्तों, मगर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर नई कोशिका आई कहां से। बेटा नई कोशिका आने का कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए। सो नई कोशिका कहां से आई, इसके लिए रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक बात बोली थी। इन्होंने बोला था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, यानी कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और अगर ऐसी बात हो जाती है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है तो इससे ज्यादा अच्छी कोई बात होती ही नहीं है। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होगा, वही चीज होती है आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, जो दिया था रुडोल्फ विर्चो ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला में। ठीक है जी, तो यहां तक लगभग सारी बात क्लियर होगी। तो चलो आगे चलते हैं। अगली चीज दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। नो डाउट आपके एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बिल्कुल भी नहीं दे रखा, मगर मैं ये चाहूंगा कि आपके पीछे जो मैंने अभी मेरे पीछे यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम आप बहुत ही अच्छे से याद रखें प्रोकैरियोटिक सेल का। मैं हर एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। ये डायग्राम आपका प्रोकैरियोटिक सेल, जिससे प्रोकैरियोटिक सेल में हम सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणु को। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोस्त कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे सबसे भारी भारी यहाँ पे एक आवरण पाया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ग्लाइकोक्लेक्स। उसके अंदर होती है कोशिका भित्ति और उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली। इनको सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं। और याद रखिएगा इनका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी के बेस पे भी यहाँ पे सीक्वेंस से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सबके सामने आ सकता है। अगर ग्लाइकोक्लेक्स की बात करें तो ये दो टाइप का हो सकता है, या तो कैप्सूल होगा या स्लाइम लेयर होगा। जो कैप्सूल होगा वो कठोर होता है, जो स्लाइम लेयर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मतलब इतना रिजिड नहीं होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और जो कोशिका झिल्ली होती है ये लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड स्प्लर प्रोटीन की बड़ी होती है। अंदर बहुत सारा यहाँ पे कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है, जो लगभग सारी ही जीवित कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक आनुवांशिक पदार्थ को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, जो कि देखा जाए तो सत्य प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। सत्य मतलब इसका मेन आनुवांशिक पदार्थ तो यही होता है। इसके अलावा एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी मिलता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डबल स्ट्रैंड होता है, दोहरा लेयर यहाँ पे दिख रही है, तो इस तरीके का आपको प्लाज्मिड देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं यही प्लाज्मिड होता है जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है, जिस चीज को हम लगभग जनन की कंडीशन में रख सकते हैं। अंदर की तरफ जो कोशिका झिल्ली होती है ये घुमाव की तरह एक संरचना बनाती है, अंतर्वलन से एक संरचना बनाती है जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम का बेसिक कार्य होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण करना, एंजाइम बनाना, कोशिका झिल्ली के अंदर अंतर्वलन बनाना, देखा जाए तो आंतरिक सतह को थोड़ा सा और बड़ा कर देना, डीएनए का प्रतिकृति यानी कि डीएनए की कॉपी करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और डीएनए की कॉपी करने के बाद दोनों कोशिकाओं में स्थानांतरण करने का कार्य भी इसका ही होता है। अंदर की तरफ यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, जिसमें एक एमआरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके की कुछ संरचना यहाँ पे होती है। अंतर्विष्ट पिंड भी पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट पिंड वो पिंड होते हैं जिस पिंड के अंदर जो कोशिका होती
होती है वो चीज़ों के संग्रह करने का कार्य करती है, यानी कि कोशिका को अगर किसी भी चीज़ का संग्रह करना है तो वो अंतर्विष्ट पिंड में आसानी से कर सकती है। इस तरीके का ये कि प्रॉपर एक डायग्राम होता है जो यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाया जाता है कोशिका के बारे में, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अगला अगर डायग्राम आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे दिख रखा है कि जीवाणु जो होता है इनका आकार भी अलग अलग होता है। ये गोल भी हो सकते हैं, अगर गोल होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कोकस, अगर ये रॉड शेप होते हैं तो हम इसे बोलते हैं बैसिलस, अगर ये कॉमा शेप होते हैं तो हम इसे बोलते हैं विब्रियो, और अगर ये जिगजैग शेप होते हैं तो हम इसे स्पाइरलम की कंडीशन में रखते हैं। तो ये चार चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको दिख रही है। अगली चीज अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे कोशिका झिल्ली के बारे में बात हो जाती है। सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल दिया था जिसे हम तरल मोज़ेक प्रारूप यानी कि फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप कहते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी यही बात सुन लेना जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं तो चीजें बड़ी है आसान हो जाएगी। आप एक ही कंडीशन के अंदर इसको याद भी कर लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिपिड होता है, लिपिड के दो भाग होते हैं। ऊपर वाला होता है इसे शीट्स बोलते हैं, शीट्स होता है जलग्राही होता है, जबकि जो पूंछ होती है जल विरागी होता है। ठीक है, यहाँ से कभी भी जल का अंतर्ग्रहण नहीं होता, जल अगर आएगा तो यहाँ से ही वापस चले जाता है। यानी कि लिपिड की जो सतह होती है, दोहरी सतह जो होती है, जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड की दो श्रृंखला जो आपको देखने को मिलती है, एक ऊपर और नीचे, ये कभी भी जल के स्थानांतरण का कार्य नहीं करती। इन लिपिड की सतह के बीच में प्रोटीन जो फंसे हुए रहते हैं इसे हम अंतर्वेशी प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, उसे हम सतही प्रोटीन बोलते हैं। अगर कोई भी चीजों का स्थानांतरण करना है तो अंतर्वेशी प्रोटीन के द्वारा किया जा सकता है। अगर दो अंतर्वेशी प्रोटीन लगे हुए हैं तो इन दोनों अंतर्वेशी प्रोटीन के बीच में जगह होती है और इस स्पेस को, इस प्लेस को हम बोलते हैं टनल। तो ये दोनों प्रोटीन कौन से होते हैं? टनल प्रोटीन। ऐसे ही कुछ अंतर्वेशी प्रोटीन होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर आपको हटाना हो प्रोटीन को तो उसके हटाने के हिसाब से ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो दसे हुए रहते हैं, उसे अंतर्वेशी बोलते हैं। जो सतही होते हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी होता है दो प्रकार का। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन पर जुड़ा हो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड पर जुड़ा हो उसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, जिसे हम कोशिका की आंख या कोशिका की कान, ये सब कुछ हम इस श्रेणी के अंदर रखते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो तरल मोज़ेक प्रारूप है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप कहते हैं, ये प्रारूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हुआ था? दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रारूप इसलिए था क्योंकि इस प्रारूप के अंदर परिवहन की बातें बहुत अच्छे से क्लियर की गई थी। परिवहन का मतलब होता है दो प्रकार का परिवहन होता है, एक निष्क्रिय एक सक्रिय। निष्क्रिय परिवहन का मतलब जिसमें ऊर्जा यानी कि एटीपी का उपयोग जो होता है वो नहीं होता, यानी कि अधिक सांद्रता से चीजें अगर कम सांद्रता में आएगी, फिसल पट्टी, तो कभी भी ऊर्जा नहीं लगेगी। मगर कोई भी चीज अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाएगी तो यहाँ पे ऊर्जा यानी कि एटीपी की आवश्यकता होती है। ऐसा परिवहन जिसके अंदर ऊर्जा नहीं लगती उसे हम निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। बट ऐसा परिवहन जिसके अंदर ऊर्जा लगती है उसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब निष्क्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा नहीं होती, सांद्रता प्रवणता की दिशा में होती है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चीजें जाती हैं, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। दो होते हैं परासरण और विसरण। बेटा परासरण और विसरण का मतलब क्या होता है? जल का उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना, ये तो होता है परासरण। विसरण जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, गैस का उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। मैंने यहाँ पे परफ्यूम कर लिया, आपको फ्रेग्रेंस आ गई, नो डाउट इसे ही हम डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहते हैं। तो परासरण और विसरण वही जल का उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना। अगर पानी अंदर जाएगा तो अंतः परासरण जिससे कोशिका फूल जाएगी, पानी बाहर जाएगा तो भरी परासरण जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका फूलेगी 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 और फट जाएगी तो प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। कोशिका सिकुड़ेगी साइटोलाइसिस कहेंगे। कोशिका सिकुड़ेगी 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 और खत्म हो जाएगी, इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे नो डाउट आप इसको जूलॉजी में पढ़ लेते हो, बट मुझे लगता है बॉटनी के अंदर भी अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो कोई नुकसान इसका है नहीं। सक्रिय परिवहन विसरण तो आपको पता ही है गैस के अणु का। सक्रिय परिवहन का मतलब जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चीजें जाती है, यानी कि विपरीत जाती है सांद्रता प्रवणता के। सोडियम पोटेशियम पंप इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप जूलॉजी के अंदर पढ़ते हो सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली चीज होती है दोस्तों कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है। मनुष्य में कोशिका भित्ति जो जंतु होते हैं उनके अंदर अनुपस्थित होती है, जबकि पादप के अंदर ये सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन की, सुबेरिन की देखने को मिलती है। कवक के अंदर काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की देखने को मिलती है। जीवाणु के अंदर अगर देखा जाए तो ये देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की। अगर शैवाल हो तो उसके अंदर सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल्स की आपको देखने को मिलती है। ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम आ जाता है जो कि कोशिका भित्ति का है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम है नहीं, आप लोगों को भी पता है, मगर हमारे पास ये डायग्राम है जो बहुत सारी चीजें क्लियर करता है। अगर मेरे पास दो कोशिका भित्ति होती है तो इन कोशिका भित्ति के बीच में मध्य पट्टिका पाई जाती है जिसे हम मिडिल लेमेला बोलते हैं। ये मध्यम पट्टिका जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है जिसे हम प्लांट सीमेंट कहते हैं।
ऐसे ही जो ये झिल्ली होगी है, ये झिल्ली सबसे पहले एक परत बनाएगी जिसे प्राथमिक परत, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहेंगे। इसके बाद द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है, जो सबसे पहली परत बनती है उसे S1, फिर S2, फिर S3 होती है। सेम टू सेम इस साइड से भी आप बना सकते हो। ये वाली झिल्ली सबसे पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति बनाएगी, ये बन रही, उसके बाद S1, S2, S3 बनेगी। बोलो बात सही है क्या? सो ये द्वितीय कोशिका भित्ति होती है जिसे हम S1, S2, S3 कहते हैं। नीट में क्वेश्चन कैसे आता है? नीट में क्वेश्चन आ सकता है मध्य पट्टिका के दोनों तरफ क्या आती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका झिल्ली के सबसे पास कौन सी होती है? S3 या फिर द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो डायग्राम से आपकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती है। दोस्तों अगली चीज हमारे पास आती है यहाँ पे अंतःझिल्ली तंत्र। अंतःझिल्ली तंत्र का मतलब होता है कि कई बार बायोलॉजी ऐसा कहती है कि कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कोशिकांग आपस में मिलकर कार्य करते हैं, जिसे हम अंतःझिल्ली तंत्र कहते हैं। अगर देखा जाए तो कोशिकांग के मिलकर कार्य करना ही अंतःझिल्ली तंत्र का प्रकार होता है। ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। एनसीआर लिखती है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पेरोक्सिसोम वगैरह अंतःझिल्ली तंत्र के पार्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले अगर मैं अंतःझिल्ली तंत्र की बात करूं तो अंतःझिल्ली तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो केंद्रक के सबसे पास होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुदरी और चिकनी। खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक के बिल्कुल पास में होगी, क्योंकि खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे, अतः खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होगी प्रोटीन बनाती है, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्टीरॉयड वगैरह बनाने का कार्य करती है। तो ये अंतःझिल्ली तंत्र का पहला प्रकार है जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। केंद्र की बाहरी झिल्ली के लगभग लगभग बहुत ही पास छुपाया जाता है, वो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। अगली जो चीज होती है दोस्तों वो गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका के जस्ट नीचे की तरफ गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी का वो भाग जो अंतःप्रद्रवी जालिका की तरफ हो उसे सिस बोलते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो ट्रांस होता है, ये कॉन्केवेक्स होता है, ये कॉन्केव होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका से कोई भी चीज स्थानांतरित होनी है तो सिस पे आएगी। सिस पे आने के बाद वो जो रिक्तिका होगी वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगी और मॉडिफाइड होकर ट्रांस से ये बाहर निकल जाते हैं। तो देखा जाए तो अंतःप्रद्रवी जालिका को मॉडिफायर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉरी, गोल्जी काय को मॉडिफायर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःप्रद्रवी जालिका जो भी चीज बना रही है, चाहे वो प्रोटीन बना रही है, चाहे वो लिपिड बना रही है, उसको मॉडिफाइड करने का काम जो होता है वो किसका होता है? गोल्जी काय का। तो गोल्जी काय इज कॉल्ड एज द मॉडिफायर ऑफ द सेल। गोल्जी काय चपटी थैली नुमा संरचना होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका के बिल्कुल पास होती है। एक बात और याद रखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका के आसपास कोई भी और कोशिकांग नहीं पाए जाते, तो इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। अगली चीज होती है लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम जो होती है ना, ये अगर देखा जाए तो आप लोगों ने जो पढ़ा था गोल्जी काय, उसके द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। मगर गोल्जी काय तो केवल बाहरी झिल्ली का निर्माण करेगा, मगर अंदर की तरफ जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के, वो सभी चीज बनाने का काम जो होगा वो खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का होगा। क्योंकि देखो सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, जो 4.5 से 5.0 pH तक काम करते हैं। एकल झिल्ली से बनी संरचना होती है। इसको कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोशिका को नष्ट करने में या कोशिका के अंदर जो पाचन होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डी डुवे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। बाहर की तरफ आपको एकल झिल्ली से बनी संरचना दिख रही है। अंदर लिपिड के लिए लाइपेज होता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीज होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज होता है, न्यूक्लिक अम्ल के लिए न्यूक्लियस होता है, सल्फेट के लिए सल्फेटेज होता है, फॉस्फेट के लिए यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेटेज। इसके बाद दोस्तों एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं राजधानी, जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। कई प्रकार की राजधानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। खाद्य राजधानी भी आपको देखने को मिलती है। खाद्य राजधानी के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर रहता है, जबकि एक और होती है जिसे हम बोलते हैं संकुचनशील। तो संकुचनशील राजधानी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों लवक के बारे में। लवक कई सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें एक लवक होता है जिसे हम बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक ऐसा लवक होता है जिसमें हरे रंग के अलावा कोई भी और रंग होगा, अगर हरा रंग नहीं होगा। जैसे गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, टमाटर के अंदर लाइकोपिन होता है, कैरोटीनॉइड होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं। ऐसे वर्णी लवक जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। इसके अंदर चीजों के संग्रह करने का कार्य होता है। 3 प्रकार के होते हैं। जो वसा का संग्रह करेगा उसे हम इलियोप्लास्ट बोलेंगे, जैसे तेलीय बीज। जो प्रोटीन का संग्रह करेगा एलियोप्लास्ट बोलेंगे, जैसे बीज में प्रोटीन की परत, वो भी एक बीजपत्री बीज में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो होता है वो एमाइलोप्लास्ट होता है, जैसे आलू में स्टार्च के जो कण होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रखे हुए हैं। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका से होता है। राइबोसोम हरित लवक में भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, मगर वो 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। एस का मतलब होता है स्वेदबर्ग गुणांक या सेडिमेंटेशन गुणांक से हम कहते हैं।
राइबोसोम जो होता है वो आरआरएनए और प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, बहुत ज़्यादा छोटी संरचना होती है जो हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जॉर्ज पेलेट ने 1953 के अंदर इसको देखा था, अतः हम इसे पेलेट कण भी बोलते हैं। यूनिवर्सल कोशिकांग होता है, ये झिल्ली रहित होता है। यूनिवर्सल हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब जगह मिलेगा, चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो। प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। एस का मतलब होता है स्वेदबर्ग कोफिशिएंट। इसकी दो उप इकाई होती है, 70S की 50 और 30। इसको टोटल मत करना दोस्त, नहीं तो ये 80 हो जाएगा। ये टोटल नहीं, ये दो भाग है, एक बड़ी उप इकाई एक छोटी उप इकाई। ऐसे ही एक बड़ी एक छोटी होती है, यहाँ पे भी 80S की भी दो उप इकाई आपको देखने को मिलती है। इस तरह से हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की दोनों उप इकाई जब पास पास आएगी तो पास पास तभी आएगी जब मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, जब वो आप बढ़ा दोगे तो राइबोसोम की जो दोनों उप इकाई होती है वो भी आपस में पास पास आ जाती है। अगला चीज होती है कोशिकीय कंकाल, जिसमें सूक्ष्म नलिका होती है। सूक्ष्म नलिका जो होती है इसे हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पर देखा जाए पक्षमाप, कशाभिका और तारककाय के निर्माण में सहायक होती है और पादप कोशिका में विभाजन में भी सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही सूक्ष्म तंतु होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ऐसे ही मध्यवर्ती तंतु होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। सूक्ष्म तंतु अमीबा में सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं, जो इस तरीके का होता है, उसका निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो गति होती है, जिसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कोशिकीय कंकाल होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और प्रोटीन के द्वारा ये निर्मित होते हैं। अगली चीज होती है दोस्तों पक्षमाप और कशाभिका। अगर देखा जाए तो पक्षमाप और कशाभिका गति करने का कार्य करते हैं। 9+2 का अरेंजमेंट होता है। डायग्राम अगर याद रखोगे तो विश्वास करना इसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एकल कोशिका झिल्ली से बनी होती है, तो बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अंदर की तरफ ए बी जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसे ये परिधि पे पाए जाते हैं, अतः हम इसे परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ए और बी को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम एबीओजी यानी कि लिंकर कहते हैं। बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, आप लोगों को पता है। ए के ऊपर ऐसे कुछ भुजा पाई जाती है जिसे हम डाइनिन भुजा कहते हैं, जो कि ऊर्जा निर्माण में सहायता प्रदान करती है, अतः ये एटीपेस की सक्रियता करती है। अंदर की तरफ झिल्ली के अंदर की तरफ जो भी आपको चीजें दिखेंगी ना, उसे हम एक्सोनेम कहेंगे यानी कि अक्षसूत्र कहेंगे। अंदर की तरफ ये शीथ पाई जाती है जिसे हम केंद्रीय अच्छद कहते हैं। इसके अंदर C1 और C2 दो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि मध्य माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखने को मिलते हैं, और बीच में यहाँ पे एक ब्रिज देखने को मिलता है, केंद्रीय अक्षीय सूत्र देखने को मिलता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 9+2 का अरेंजमेंट क्या होता है, तो आपका आंसर यही है, पक्षमाप और कशाभिका। पक्षमाप और कशाभिका दोनों की संरचना लगभग एक ही होती है, मगर जो पक्षमाप कशाभिका मतलब सीलिया फ्लैजेला होते हैं, सीलिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं, फ्लैजेला जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अच्छा एक बात और, यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपको सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं उसमें सीलिया देखने को नहीं मिलते, केवल फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। अगली चीज होती है हमारे पास ये, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल यानी कि तारककाय। ये सेंट्रियोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, झिल्ली रहित संरचना होती है, ठीक है। ये बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। जोड़े में मिलते हैं हमेशा, इसलिए हम इसे डुप्लीजियम कहते हैं। कोशिका विभाजन में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। तर्कु तंतु से जुड़ी हुई संरचना ये आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से संरचना होती है। जो बाहर की तरफ होती है वो कशाभिका होती है, बीच की तरफ हुक होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो इसका आधारी भाग आपको देखने को मिलता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप ये संरचना आपको देखने को मिलती है। 9+0 की संरचना है। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 9+0 की संरचना कौन सी होती है और 9+2 की संरचना कौन सी होती है, ठीक है। अगले अगर हम चीज पे चलते हैं दोस्त, हमने बोला था इसे डुप्लीजियम कहते हैं क्योंकि हमेशा पेयर में मिलता है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल यानी कि लंबवत बनाता है। बेलनाकार संरचना आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल बेलनाकार संरचना देखने को मिलती है। इसे हम तारक केंद्र बोलेंगे, और बाहर की तरफ जो द्रव्य होगा उसे हम सेंट्रोस्फीयर यानी कि परिकेंद्र के द्रव्य बोलेंगे, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, तारककाय बोलते हैं। तो एक तारककाय के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है भैया। आ जाओ, अगली जो चीज हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है केंद्रक। नो डाउट केंद्रक धूली झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। केंद्रक की दोनों झिल्ली आपस में कंटिन्यू नहीं होती, बीच में से टूटी हुई होती है, जिससे यहाँ पे केंद्रक छिद्र पाया जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य से कोई भी चीज केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आसानी से जा सकती है। अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे केंद्रिका पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। अंदर की तरफ केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, और उसके अंदर की तरफ आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये मेरे ख्याल से आपने वैसे भी पढ़ा होगा। आनुवंशिक पदार्थ को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। जहां पे आनुवंशिक पदार्थ ज्यादा होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं,
जहां पे अनुवांशिक पदार्थ कम होता है उसे हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं, जो कि कम अभिरंजित होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, देखो रॉबर्ट जो ब्राउन है उन्होंने तो इसकी खोज की थी ऑर्किड नामक पादप में से, ऑर्किड की जड़ में से। मगर एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है जो एनसीईआरटी क्लियर नहीं करती। वो कहती है कि इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो फ्लेमिंग ने अभिरंजित किया किसी क्षारीय अभिरंजक से। उस क्षारीय अभिरंजक का नाम है एसीटोकार्मिन, हेमेटोजाइलिन और फल्गन। ये तीनों नाम याद रखना, एसीटोकार्मिन, मेरे साथ साथ बोलो, हेमेटोजाइलिन और तीसरा बोलो फल्गन। ठीक है, यह अनुवांशिक पदार्थ आपको देखने को मिलता है। अगली अगर हम चीज पे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि डीएनए और अब कंडेंस हो जाएगा, जटिल हो जाएगा तो क्रोमेटिन बनाएगा, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बनेगा और उससे ही एक गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, क्षारीय अभिरंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, एसीटोकार्मिन और हेमेटोजाइलिन होता है। मगर एक और चीज आप याद रख सकते हैं, एसीटोकार्मिन हेमेटोजाइलिन के अलावा फल्गन, तो फल्गन भी एक अभिरंजन होता है। तो अभिरंजन के बेस पे दो होते हैं, जहां पे ज्यादा अभिरंजन उसे हेट्रोक्रोमेटिन, जहां पे कम अभिरंजन उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। इसके बाद एक संरचना आती है दोस्त जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। तो ऐसा डीएनए होता है जो अम्लीय होता है, इसके ऊपर स्टोन प्रोटीन लगे होते हैं जो क्षारीय होता है और इनसे एक संरचना बनती है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये एक संरचना जिसके अंदर डीएनए लगभग 2 मीटर का होता है। क्लास 12th के अंदर ये 2.2 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है। तो ऐसा कभी कंफ्यूज मत होना कि वो 2 और 2.2 दोनों दे देगा तो आंसर क्या होगा, वो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन सब जगह पे ही है। तो आप 2 या 2.2 मीटर दोनों ही इसका याद रख सकते हो। डीएनए को संगठित करने में हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। इसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अगला चीज दोस्तों, जो सेंट्रोमियर होती है उसकी पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर बीच में हो तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा और ऊपर हो तो एक्रोसेंट्रिक, सबसे ऊपर हो तो टीलोसेंट्रिक। ये आपके शरीर में पाया नहीं जाता। एक जीव होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोस्पोरा, उसमें सारे के सारे ये होते हैं, मगर मनुष्य के अंदर टीलोसेंट्रिक पाया ही नहीं जाता। अगर ये देखा जाए तो ये वी शेप होता है, ये एल शेप होता है बना रखा है, ये जे शेप होता है और ये आई शेप होता है। ठीक है, तो इसे हम मध्य केंद्र की, उप मध्य केंद्र की, अर्घ बिंदु और अंत्य केंद्र की बोलते हैं। मेटा, समेटा, एक्रो और टीलो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर। सेंट्रोमियर को प्राथमिक संकीर्णन भी बोलते हैं। नीट के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा कौन सी होती है। वैसे पूरी एनसीईआरटी में ये है ही नहीं, देखोगे तो छोटी भुजा जो होती है वो होती है ये रही, बड़ी भुजा ये रही। तो छोटी भुजा को पी और बड़ी भुजा को क्यू भुजा कहते हैं। ठीक है, अगली चीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूक्ष्मकाय होती है जो एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है और विशिष्ट प्रकार के इसके अंदर एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी इसके भी नाम नहीं लिखती, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लाइसोसोम, स्फीरोसोम और पेरोक्सिसोम। इसमें दो तो केवल पादप में ही पाए जाएंगे, मगर पेरोक्सिसोम दोनों में मिलेगा आपको, पादप में भी और जंतु में भी। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है दोस्तों? मैं इतनी चीज बिल्कुल आप लोगों से मान सकता हूं कि एक बार रैंडम आप लोगों को आउटलुक मिल गया होगा। इस चीज को देखने के बाद एक बार अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, सो आई थिंक यहां तक कैसे भी किसी तरीके की भी कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। सो मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत ज्यादा शानदार गया होगा, अच्छे से लगभग सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।